हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो बुक है हमारे अतीत, उसका ये सेकंड चैप्टर है। तो क्लास सेवेंथ की तो पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और सिक्स क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। बहुत कुछ इसमें चीज़ें हैं। मानचित्र के माध्यम से आप जानते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का एक अपना अलग ही आनंद है। तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो स्टार्ट किया जाए। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कब? 7वीं शताब्दी के बाद। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो जब यहाँ पे बात की गई ना 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, तो इसको आप ऐसे समझिए। अच्छा, 7वीं शताब्दी की बात की जाएगी तो कब से कब तक की बात की जाएगी? जैसे अगर हम कहें कि जैसे ये वीडियो हम कौन सी शताब्दी में देख रहे हैं, ये वीडियो हम 2019, ये वीडियो मैं 2019 में बना रहा हूँ। तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? ये चल रही है 21वीं शताब्दी। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। जो लोग नए लोग हैं, जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ ये, बाकी सबको पता होगा। तो जब 7वीं शताब्दी की बात की जाएगी तो इसका मतलब है 601, सन 601 से लेकर के आगे से 7वीं शताब्दी होगी ना। और जब 700 तक पहुंच जाएगा तो 7वीं शताब्दी पूरी हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझते हुए चलिए। ओके, तो मानचित्र में चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो, जिनको चौहान कहा जाता है, के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो मानचित्र में दिया गया है, आप मानचित्र को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोकेशन देख लें। ये एक सीमा यहाँ पे बनी हुई है, और इस क्षेत्र में ये जो रंग कलर देख रहे हैं ना, हल्का सा ग्रीन, इसमें कौन कौन शासन कर रहा था इस क्षेत्र पर? जैसे इंद्रप्रस्थ है, यहाँ पर चाहमानों का यानी चौहानों का शासन था। फिर है गुर्जर प्रतिहार, परमार। इस समय जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का दिखाया गया है, ये कन्नौज का क्षेत्र है। ऐसे ही प्रयाग, बनारस, ये चंदेल शासकों का क्षेत्र था। ओके, और इधर आप चले आइए दक्षिण भारत में की तरफ थोड़ा, यह राष्ट्रकूटों का शासन था। फिर है चोल, चेर और पांडे। ये थोड़ा बहुत ध्यान से समझिए। जो केरल का क्षेत्र है, यहाँ पर चेर लोगों का शासन था। फिर पांडे दक्षिण भारत में। ओके, पूर्वी चालुक्य यहाँ पर, कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। ओके, पाल जो बंगाल है क्षेत्र, वहाँ पर पाल शासन था। कामरूप, ये सब चीज़ें बस आप लोकेशन देख लीजिए। मुल्तान के अरब जो पाकिस्तान में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होगा हम चीज़ों को समझते रहेंगे। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कब? 7वीं सदी के आते आते, यानी शुरुआत में ही। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। किनको? सरदारों को अपना सामंत बना लेते थे या अपना मातहत बना लेते थे, उनको मान्यता दे देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। किनसे उम्मीद की जाती थी? इन सरदारों से। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये सब काम सामंतों का जो उनके होते थे या मातहत, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, जिसका अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी, इत्यादि घोषित कर लेते थे। जब अत्यधिक उनकी संपदा बढ़ जाती थी और सत्ता मजबूत हो जाती थी, तब कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो मतलब जब वो इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते थे तो वो अपने स्वतंत्र हो जाते थे, फिर किसी राजा की उन पर नहीं चलती थी। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में, कहाँ? दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, जो कि हमने ऊपर देखा। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कौन? राष्ट्रकूट। किसके अधीन थे शुरुआत में? चालुक्य राजाओं के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो दंती दुर्ग कौन था? एक राष्ट्रकूट वंश का एक प्रधान। और वो किसके अंडर में काम पहले था? किसके अंडर में था? चालुक्य राजा के शासन में था, और उसने बाद में इनकार कर दिया।
उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। किसने? दंतदुर्ग ने। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो हिरण्यगर्भ ये अनुष्ठान जब ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था तो क्या माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई याजक मतलब यज्ञ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला अगर क्षत्रिय नहीं है तो ये इस यज्ञ को करने के बाद भी वो उसको क्षत्रिय मान लिया जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर सरमर और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ओके, यहाँ पे कोई चित्र दिया गया, इसके बारे में भी देखते चलें। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र। 15 के वहाँ पे क्रम संख्या दी गई है। एलोरा में जो गुफाएं हैं उनको क्रम प्रदान कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो किस काल की कृति है एलोरा की गुफा संख्या 15? राष्ट्रकूट काल की। अब यहाँ पर है राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने यानी बहुत से लोगों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिनी, इसका अर्थ होता है 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कौन? उस समय के राजा। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, उत्पादक मतलब जो उत्पन्न करने वाले, जैसे किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब है 400 कर। ये क्या होता था, जरा इसके बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो चोल वंश के लोग कहाँ शासन करते थे? तमिलनाडु में। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी काम करवाया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, यानी मकान पर जो छाजन, जो घर के आगे थोड़ी सी छत जो है उसको आगे निकाल देते हैं, उसको छाजन बोलते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? चोल वंश के अभिलेखों में। ओके, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माणों में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी राजस्व वसूली के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था वे कहाँ से होते थे? प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती, और प्रायः वंशानुगत होती थी। वंशानुगत मतलब अगर किसी को ये पद दिया गया, बाद में उसके बेटे को भी मिल जाता था। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों यानी इन पदों पर होते थे। अब है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो प्रशस्ति क्या होता है, ये हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में समझा था। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये मतलब ये प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। तो नागभट्ट कौन थे आप जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है।
आपने पिछले साल यानी 6 क्लास की एनसीईआरटी में शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। और समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा था? आप हमें कमेंट में बताएं अगर आपने पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट कौन थे? प्रतिहार नरेश थे। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ये इस प्रशस्ति में लिखा गया है। किसकी उसमें? प्रतिहार नरेश नागभट्ट के बारे में लिखा गया है कि ये सब राजा जो थे उनके आगे धराशायी हो गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। किसने? प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को विजित किया यानी उन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी और तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राजाओं को भी पराजित किया। तो ये प्रशस्ति के बारे में लिखा गया था। ये प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी प्रतिहार नरेश नागभट्ट के उसमें की प्रशंसा में। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो ये ताम्र पत्र यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चित्र 2 यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तो उस समय भाई कितनी व्यवस्थित ऐसी व्यवस्था थी। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था अब देखो यहाँ पे। यह चोलों के द्वारा दी गई एक भूमि अनुदान के एक तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो ऐसी व्यवस्था थी उस समय। अब बात करते हैं 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ओके, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। कौन? शासकगण। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक। किसके लिए? कन्नौज शहर पर शासन करने के लिए। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, मतलब आगे के उसमें देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जबकि वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया सुल्तान जो कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक। अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद। तो महमूद कहाँ का सुल्तान था? गजनी का, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में। ओके, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। किसको? अल बरूनी, जो एक विद्वान था। किसके शासनकाल में? महमूद गजनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, ये किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। तो ये पुस्तक आप याद रखिए और इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, यानी चौहान जिनको कहते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, और इनको ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिनका शासनकाल था 1168 से लेकर 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को सन 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और फिर एक साल बाद फिर से मोहम्मद गोरी आया लड़ने के लिए, और 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया तराइन के दूसरे युद्ध में। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। तो भैया चोल राज्य पर ही फोकस करते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर ये है चोल राज्य, ये देख रहे हैं आप, ये चोल है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या दिया गया है, फिर हम देखेंगे फिर से इस मानचित्र को। उरैयूर से तंजावुर तक। तो उरैयूर से तंजावुर कहाँ कहाँ तक है? उरैयूर तो ये रहा और तंजावुर ये है। ओके, तो उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया, इसको समझते हैं। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ओके, तो कावेरी नदी है, यहीं पर इसका डेल्टा होगा, ये कावेरी नदी है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो मातहत या सामंत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उरैयार के चोल वंशीय इस प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। किसने? विजयालय ने, जो कि चोल वंश के थे। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो इनका नाम आप याद रखें, राजराज प्रथम, जो कि एक चोल वंश के शासक थे। 985 में राजा बना था और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र, क्या नाम था उनका? राजेंद्र। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। किसकी? राजराज प्रथम की, यानी अपने पिता की नीतियों को। और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक था। अब है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, इसके बारे में जानते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। स्थापत्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला। ओके, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए।
ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। ओके। और यहाँ पर बाकी संगीतकार, नर्तक इत्यादि। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर, ये है मंदिर, इसको देख लीजिए। मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो ये देख लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो ये जो लाइन है ना, ये सीधे यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, लाइन दे दी जाती है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो मंदिर क्या सिर्फ पूजा आराधना के स्थान थे? नहीं, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पे एक दी गई है। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीनों को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। एक चोल कांस्य प्रतिमा जो कि ऊपर हम लोगों ने देखी, ये कितनी सावधानी से उसे अलंकृत किया गया है, सजाया गया है यानी। अब क्या है नीचे, चित्र 5। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। ओके। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, तो उर किसे कहा जाता था? किसानों की बस्तियों को, जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती में बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। तो नाडु शब्द जैसे तमिलनाडु, समझ गए? तो इस तरह के गाँव के समूहों को क्या कहा जाता था? नाडु, यानी गाँव का समूह। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने के लिए और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि इन सबको आप याद कर लीजिए, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। वेलन वगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी जो ब्राह्मण नहीं होता था उसके पास जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? वेलन बगाई। ब्रह्मदेय किसे कहा जाता था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। फिर है शाला भोग किसे कहा जाता था? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी। फिर है देवदान। तिरुनमट्टडकनी, बड़ा कठिन नाम है। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को ये कहा जाता था। फिर है पल्लिचंदम, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं।
प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो व्यापारियों का संघ, उसे क्या कहा जाता था? नगरम। ये शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर संपत्ति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, यानी लॉटरी समझ लो आप। फिर है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये सब नियम थे। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति यानी तमिल की एक रचना पेरिया पूरणम से एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उदाहरण, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांग वंश के युग का चीन। अन्यत्र यानी देश के अन्य बाहर कहाँ? चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इनकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1191 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? तो दोस्तों ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने नए चैप्टर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। ओके, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।